हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू की कोर्स PHIE 143 हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की यूनिट 7 करवाऊंगी। इसमें गाइस टोटल आपके पास में 12 यूनिट्स हैं, जिसमें से आज हम इसकी यूनिट 7 करेंगे, कंजर्वेशन थ्रू द एजेस। इसमें बहुत सारी यूनिट्स मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ और कुछ लिमिटेड चैप्टर्स हैं जिसको मैंने अभी कवर नहीं किया है, लेकिन आपके एग्ज़ाम से पहले मैं वो भी कंप्लीट करवा दूँगी। आप इसके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आपको ऑलमोस्ट हर यूनिट के चेक योर प्रोग्रेस और इंट्रो वगैरह सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। नाउ आज हम करेंगे यूनिट 7 कंजर्वेशन थ्रू द एजेस। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये है यूनिट 7 कंजर्वेशन थ्रू द एजेस। यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। इस यूनिट में हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सो इसकी जो स्टार्टिंग करते हैं वो करते हैं चेक योर प्रोग्रेस से, क्योंकि अभी गाइस ज़्यादा टाइम नहीं है एग्ज़ाम आने में और पूरा चैप्टर समझाने में ना बहुत ज़्यादा क्लासेस लग जाएंगी, इसलिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। इसलिए मैं आपको जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या जो जिस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं सिर्फ वही कवर अप करवा रही हूँ। नाउ देखिए, यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज एक है, एक ही सिंगल एक्सरसाइज गिवन है जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस गिवन है। एक आपको थ्योरी पोर्शन में क्वेश्चन गिवन है एंड सेकंड वन में आपको ट्रू फॉल्स लिखने हैं। आप यहाँ पे देखिए, थ्रो लाइट ऑन वेरियस एनवायरमेंटल एक्ट्स पास ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। बहुत सारे ना एनवायरमेंटल एक्ट्स हैं, बहुत सारे इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स हैं जो कि मैंने आपको चैप्टर 12 में इसकी जो बुक है, ये बुक इस हिस्ट्री बुक में जो यूनिट 12 है उसमें मैंने करवाए हैं। लेकिन यहाँ पे उन एक्ट्स की बात हुई है जो ब्रिटिश पीरियड में पास हुए थे। और डिड दे हेल्प एंड फैसिलिटेट प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजी और डैमेज टू इट वेंट साइड बाय साइड। तो पूछा गया है जो ये इन्वायरमेंटल एक्ट्स हैं ये किस तरीके से, या तो ये जो इकोलॉजी है या इन्वायरमेंट है उसके फेवर में थे या फिर उसके अगेंस्ट में थे। मतलब किस तरीके से ये उसके प्रोटेक्शन में हेल्प करते थे और किस तरीके से उसको डैमेज कर रहे थे। तो दोनों ही तरीके से आपको इस आंसर को देना है और इसमें काफ़ी अच्छे थॉट्स आप प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये आंसर बहुत प्यारा है। इसमें मतलब ये है कि आप काफ़ी पॉइंट्स को ऐड ऑन करके इस आंसर को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 122, 123 एंड 124 पे। सो देखते हैं 122, 122 ये रहा आंसर। नाउ देखिए, यहाँ पे क्या चीज़ आपको गिवन है, कंजर्वेशन इन कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट। ओके, नाउ ये जो आपको बताना है जो कंजर्वेशन है कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपको इंट्रो बॉडी देनी होती है, थोड़ा सा इंट्रो देना पड़ता है। उसके बाद में आप यहाँ पे पॉइंट्स में लिखेंगे आंसर। मैंने इस पूरे आंसर को पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया क्योंकि पॉइंट्स में जब हम लिखते हैं तो अच्छा भी लगता है, दूसरा आपको याद भी काफ़ी टाइम तक रहता है। यहाँ पे सॉर्लिन हैज़ नोटेड कंजर्वेशन इन एक्टिविस्ट आर्म ऑफ एनवायरमेंटल हिस्ट्री। मतलब कि यहाँ पे आपको थिंकर का नाम देना है। इसके बाद में इन्होंने ये चीज़ बताया है कि जिस तरीके से मॉडर्न सेंस या मॉडर्न टर्म स्टार्ट हुई थी, अमर्ज फ्रॉम द एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, ये सब 1970s में स्टार्ट हुए थे। और इसके अलावा जो राइटिंग थी एनवायरमेंटल हिस्ट्री की वो भी इसी टाइम के साथ में धीरे धीरे स्टार्ट होने लग गई थी। अगर हम अर्ली एनवायरमेंटल हिस्ट्री की बात करें तो ये इंडियन स्कॉलर थे जो इनका नाम था महादेव। इन्होंने और जो रामचंद्र गुहा थे, इन्होंने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी इनकी ट्रांसफॉर्मेशन और इनसे रिलेटेड बातें करी थी। नाउ बहुत सारे इन्होंने इम्पेरियल एजेंडाज दिए और बहुत सी पॉलिसीज़ इन्होंने निकाली थी। अगर हम इन दोनों की बात करें तो महेश जो थे रंगार्जन और 1906 में, और रामचंद्र जो थे, इन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे उनको ट्रीज़ को काटने के लिए, मतलब कि वो क्यों काटते थे पेड़ों को, या तो रॉड्स बनाने के लिए या शिप बिल्डिंग के लिए या रेलवे स्लीपर्स के लिए। तो ये सब वजह थी जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट है, क्लाइमेट है या जो हमारा इन्वायरमेंट है उस पर इफ़ेक्ट डाला जा रहा था। तो इन सब से प्रोटेक्शन के लिए इन दोनों ने काफ़ी सारे ऐसे जो पॉलिसीज़ वगैरह थी ये स्टार्ट करी थी। अगर हम इसमें पॉइंट की बात करें, मतलब जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे कौन कौन से ऐसे मूवमेंट्स थे, तो इसमें देखिए मैंने पॉइंट्स में ऐसे आंसर्स को बना रखा है। इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे चिपको मूवमेंट। जो चिपको मूवमेंट है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 12 जो है रोल ऑफ UN, यूनाइटेड नेशंस और NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनिट 12 है उसमें मैंने इसको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगी, अदरवाइज़ आप प्लेलिस्ट में जाके यूनिट 12 को चेक कर सकते हैं। उसमें आपको ये सारे पॉइंट्स उसमें देखने को मिलेंगे। आप वहाँ से इस आंसर को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके अच्छा सा मटेरियल कलेक्ट करके यहाँ पे लिख सकते हैं।
अगर हम डिफॉरेस्टेशन की बात करें तो जो डिफरेंट पार्ट्स थे ब्रिटिश इंडिया के, उन सब का जो फोकस था वो फॉरेस्ट और फॉरेस्ट्री पे था। इसमें जो मेनली जिसका लिंक है वो है चिपको मूवमेंट। क्योंकि यहाँ पे इलीगल तरीके से इन पेड़ों को काटा जा रहा था, और जहाँ जिसकी वजह से मतलब इन पेड़ों की कटाई के लिए जब वो टीम आई थी तो उसे वहाँ की जो लेडीज़ थी उन्होंने रोका था, क्योंकि उन्हें पता था कि इन्वायरमेंट उनके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो उनकी लाइफस्टाइल थी वो सारी वहाँ के फॉरेस्ट से ही चल रही थी। नाउ ग्रेजुअली डाइवर्स ऑफ साउथ एशियन बायोमस, और इसके अलावा ये फर्स्ट हो गया चिपको, एंड सेकेंड वन इज़ जो है वो है ग्रीन इम्पेरियलिज्म। ये जो है ग्रीन इम्पेरियलिज्म, इनको डिफ़ाइन किया था यहाँ पे देखिए रिचर्ड ने, और जो विनीता थी इन्होंने इसको डिफ़ाइन किया था। नाउ इनके बाद में ये सेकंड हो गया ग्रीन इम्पेरियलिज्म। नाउ थर्ड जो है वो है वाइट फॉरेस्ट ड्वेलर्स, या फिर जो ये थे ना रंगाराजन, इन्होंने इस चीज़ को जो वाइट फॉरेस्ट ड्वेलर से 2001 में ये पॉलिसी इसके ऊपर निकाली थी। इसके में क्या था कि जो एनिमल्स उनकी हंटिंग को रोका जाए, और जो मतलब कि फूड और सर्वाइवल के लिए मतलब जो भी उनको खाना चाहिए होता था, या जो उनको सोसाइटी जो कम्युनिटीज़ थी उनको सर्वाइविंग के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती थी, एनिमल्स को हंट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो एनिमल्स को जो हंटिंग कर रहे हैं, ये एक तरीके का मतलब कि कॉलोनियल अथॉरिटीज़ पे इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता था कि वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं स्टॉप करें, क्योंकि जो हंटिंग थी ना उसकी वजह से जो हमारे नेचुरल एनिमल्स हैं, और जो ऐसे एनिमल्स हैं जिनको दोबारा से अगर आपने नहीं मतलब प्रोटेक्ट किया तो उनकी स्पीशीज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। इंडेंजर स्पीशीज़ में भी अभी बहुत सारे आते हैं। तो ये सब इस चीज़ों के लिए आया था, ये सारे पॉलिसीज़ वगैरह इनको कंजर्व करने के लिए बनाई गई थी। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो आप इसमें एक्ट डाल सकते हैं वो है फ़िश प्रिजर्वेशन एक्ट। यहाँ पे सिर्फ बात फ़िश की करी गई है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स को इसमें इंक्लूड किया गया था। ये एक्ट आया था 1879 में। इसमें जो एनिमल्स की बात करी थी तो उसमें जो एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं जिनको गेम के पर्पज़ से हंटिंग या फिर इसे बहुत कॉमन चीज़ मानी जाती थी, तो इसके वजह से इनको मार दिया जाता था। लेकिन फिर यहाँ पे ये एक्ट आने की वजह से बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हो गई थी, लाइसेंस की ज़रूरत पड़ने लग गई थी। उसके अलावा नेक्स्ट जो नंबर 5 पे आता है वो आता है एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट। तो ये जो प्रिजर्वेशन एक्ट है यहाँ पे देखिए इसमें भी यही सेम चीज़ आपको बता रखी है कि एनिमल है या फिर जो वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट है, इन सब में क्या है कि इनको प्रोटेक्ट करने की बात करी गई थी। क्यों? क्योंकि इनका प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एलिफेंट की बात करें, देखिए जो फिशरीज़ है, जो वाटर बॉडीज़ हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जो 50% ऑक्सीजन है वो हमें यहाँ से मिलती है एक्वेटिक बॉडी से। तो इनका प्रोटेक्शन ज़रूरी है क्योंकि ये वहाँ के जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसको बैलेंस करने के काम आती है। एलिफेंट्स की बात करें या जो ऐसे वॉर एनिमल्स होते हैं, इनकी अगर हम बात करें तो ये जो सामान हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाते हैं, इन सब चीज़ों में इनका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आप ये सब चीज़ें लिखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट आता है वो है बंगाल में राइनोसोरस प्रिजर्वेशन एक्ट हुआ था जो कि 1932 में पास हुआ था, और इसमें जो 1 हॉर्न्ड राइनो थे जिनका एक सींग था उनको स्पेशली प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी। तो गाइस देखिए यहाँ पे अभी तक क्या 1970 से जो ये सब चीज़ें थी ना स्टार्ट थी ये मूवमेंट्स, लेकिन उससे पहले के जो मूवमेंट्स थे ना ये जैसे कि 1912 में हुआ था, 1879 में, तो इनको ज़्यादा लोगों ने सीरियसली नहीं लिया था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया तो ये और ज़्यादा एक्ट्स आने लग गए। इसके बाद में अब बात करते हैं पोस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट की। ये जो सारा टाइम था ना, ये जो सारा है ये कॉलोनियल का था, कॉलोनियल का, और अब है पोस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट। इसमें इन्होंने पॉलिसीज़ को जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, डिकेड्स हैं 1970s में, दैट एनवायरमेंटल मूवमेंट्स एंड कॉन्शियसनेस अमर्ज इन इंडिया लाइक इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इंदिरा गांधी टू कीन इंटरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन 1972। एक्सपोर्ट टू टाइगर स्किन वॉज बैंड एंड प्रोजेक्ट टाइगर वॉज अनाउंस्ड। मतलब कि जो टाइगर्स हैं या फिर लॉयन ऐसे जो एनिमल्स हैं इनकी जो इलीगल तरीके से हंटिंग हो रही थी, लोग इनकी स्किन को यूज़ कर रहे थे, मेडिसिनल पर्पस से इसको यूज़ किया जा रहा था। लेदर के लिए इनकी स्किन को एनिमल स्किन से बहुत ही अच्छी क्वालिटी के फैब्रिक और कपड़ों को बनाने के लिए इनका यूज़ किया जा रहा था। तो इस चीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगे, इसलिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारी इंदिरा गांधी हैं इन्होंने ये प्रोटेक्शन एक्ट पास किया था 1972 में।
ये एक्ट पास हुआ था 1972 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। उसके बाद में प्रोजेक्ट टाइगर को भी अनाउंस कर दिया गया था, क्योंकि इनकी प्रोटेक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारी धरोहर है। इनके बाद में आता है नेक्स्ट जो है रिमूवल ऑफ ह्यूमंस फ्रॉम प्रोटेक्टेड एरियाज़। मतलब जैसे कि जहाँ पे एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट है या एरिया जहाँ पे ये एक्ट लागू करते थे कि यहाँ पे हंटिंग के लिए नहीं जाना, तो वहाँ पे ह्यूमंस को ना उस एरिया से हटा दिया जाता था। तो जिसकी वजह से जो कॉलोनियल पीरियड में जो लाइवलीवुड से या जो पीजेंट्स वगैरह थे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती थी। नाउ इसके बाद में जो बहुत सारे चीज़ें थी जैसे वो फॉरेस्ट पे किस चीज़ के लिए डिपेंड रहते थे, फायरवुड हो गया, फूडर हो गया, हर्ब्स, और इन सब चीज़ों के लिए वो किस पे डिपेंड करते थे, इन्हीं प्लांट्स पे और इन्हीं फॉरेस्ट पे। नाउ जो ह्यूमन हैबिटेशन था ना वो अफेक्टेड हुआ था, नंबर ऑफ पिग्स, डियर्स और अदर। यहाँ पे एक मिनट, ये जो कि ऐसे एनिमल्स थे जो कि फील्ड में उतर के इन सब चीज़ों को खा जाते थे। नाउ इंक्रीज ऑफ वाइल्ड लाइफ लाइक टाइगर मीन लॉस ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। और जैसे जैसे वाइल्ड लाइफ बढ़ गई, जैसे टाइगर्स और कुछ ऐसे एनिमल्स जब बढ़ते चले गए, तो इसकी वजह से जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे उनके ऊपर थ्रेट आ गया, उनकी जो कम्युनिटीज़ थी वो धीरे धीरे कम होने लग गई थी। तो ये सारे पॉइंट्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 1970s का जो पीरियड था जिसमें न्यू लिबरल पॉलिसीज़ को लाया गया था इंडिया में, तो इसकी वजह से जो कुछ पॉलिसीज़ थी जिन्होंने नेचर के कंजर्वेशन में हेल्प करी थी, उसमें ये पॉलिसीज़ ने इन चीज़ों को प्रमोट किया था। जिसमें फर्स्ट आता है क्रिएशन ऑफ कैपिटलिस्ट मार्केट फॉर नेचुरल रिसोर्स चेंजेस, प्राइवेटाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कॉमोडिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड विड्रॉल ऑफ डायरेक्ट इंटरवेंशन फ्रॉम मार्केट ट्रांजेक्शन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें आपके पास में NGOs आते हैं, लोकल अथॉरिटीज़ आती हैं, तो इन सब चीज़ों पर इसमें बात की गई है। नाउ यहाँ पे जो वर्ड है न्यू लिबरल, इसका थोड़ा सा मीनिंग मैं आपको और थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए न्यू लिबरलिज्म क्या है, एक कंटेम्प्रेरी यूज़ है जिसको रेफ़र किया जाता था मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज़ में, जैसे कि प्राइस को कम या ज़्यादा करना, कंट्रोल करना, मतलब कि जो कैपिटल मार्केट है उसमें ट्रेड्स को वो करना, काउंट करना और ट्रेड्स को रेगुलेट करना, या उसके बाद में जो बैरियर्स हैं, ट्रेड बैरियर्स, या उनको कम कर देना। मतलब कि कहीं सबके पास में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दी जाए और लोग अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर पाएँ। तो जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको हर तरीके से, जो वहाँ की रिच सोसाइटी है, पुअर सोसाइटी, हर अकॉर्डिंग इनको मैनेज करके आगे चीज़ों को फर्दर कंटिन्यू किया जाए। तो ये सब पॉइंट्स आप यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्लीज़ इनको एक बार लर्न कर लीजिएगा। नाउ इसके बाद में देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास में ट्रू और फॉल्स है, आप इनको पढ़ के ट्रू और फॉल्स आपको आंसर में देना है। एज आई टोल्ड कि ट्रू फॉल्स या फिलअप्स वगैरह एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं इतने, लेकिन इनसे रिलेटेड जैसे पॉइंट्स में है तो आपको पता होना चाहिए उससे रिलेटेड टर्म है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है द टर्म इकोलॉजी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जर्मन जूलॉजिस्ट। तो ये जो इकोलॉजी, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पे इनका नाम लिख सकते हैं, फिलोसफर्स का, थिंकर्स का नाम जो है ना आंसर को बहुत ही डेकोरेटिव बनाता है, प्लस ऐसा लगता भी है कि हाँ फिर आप पढ़ के गए हैं, क्योंकि जब हम कनेक्ट करके लिखते हैं ना तो वो हमारी बेसिक स्टोरीज से रिलेटेड होता है। लेकिन जब आप इन थिंकर्स वगैरह के नाम ऐड करते हैं तो इसका मतलब आपने इफेक्टिव स्टडी करी थी, पढ़ के आप वहाँ से गए थे। सो गाइस, इसके साथ में ये चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज के साथ में ये आपकी यूनिट 7 कंप्लीट हो गई है। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट यूनिट। और आई होप आपको जो मैं समझा रही हूँ चीज़ें समझ में आती होंगी। स्टिल अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ में मैं इम्प्रूव करूँ। नाउ अब हम करेंगे इसकी यूनिट 8, बट वो नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मौज में रहिए, मज़े में रहिए और एग्ज़ाम्स की अच्छे से जम के प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि आपका ये फाइनल ईयर का रिजल्ट है और आपको बहुत अच्छा इसमें स्कोर करना है और अपनी मार्कशीट को बहुत अच्छा सा आप डेकोरेटिव बनाना है। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।